हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 में 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग को कराए जा रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, जो एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन उससे तो डायरेक्ट लिंक नहीं है जो आप लोग को डिटो क्वेश्चन बता दे, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम लोग 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आप लोग आज प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, सुनिए वो शायर क्या है कि धोखा मिला प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था आग लगा देंगे इस दुनिया को, तो कमबख्त कॉलोनी में दूसरी आ गए। समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। आते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा सो देखते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 by √3 प्लस का cot इनवर्स 1 by √3 और प्लस का tan इनवर्स sin माइनस का π/2। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो यहां लिखिए tan इनवर्स और ये क्या लिखा हुआ माइनस, तो माइनस रहने दिए। और यहां जो है सो 1 by √3 को 10 में कन्वर्ट करते हैं। क्यों 10 में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ये बाहर जो है सो tan इनवर्स दिया हुआ है, तो tan इनवर्स 10 रहा तो ये मेरा कोई नंबर आ जाएगा ना, tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए 10 में कन्वर्ट करते हैं। और आप लोग बताइए कि 10 का कितना एंगल 10 में कितना एंगल का मान जो है सो 1/√3 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का, है ना। तो tan π/6 बोलते हैं इसको, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, तो π/6 हो गया। प्लस का ये क्या है cot इनवर्स, तो ये हो गया cot इनवर्स। और cot में 1 by √3 किसका मान होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का, मतलब cot π/3, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। और फिर प्लस का क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स और ये हो गया माइनस का sin माइनस का π/2, तो sin माइनस x क्या होता है माइनस का sin x, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा sin π/2, तो sin π/2 का वैल्यू होता है कितना 1, तो ये हो गया माइनस का 1, है ना। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, कीजिए जो इसको सॉल्व। अब tan इनवर्स माइनस का x क्या होता है माइनस का tan इनवर्स x, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan π/6 माइनस का tan इनवर्स x, यही होता है, ये लिख दिए। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया cot इनवर्स cot π/3, तो cot इनवर्स से cot कैंसिल मतलब π/3। देखिए ये चीज हम लोग बोलते हैं ना कि cot इनवर्स से cot कैंसिल, तो ये समझने के लिए बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है, ये आपका एक आइडेंटिटी है कि cot इनवर्स cot रहा तो ये एंगल क्या हो जाता है डायरेक्ट थीटा हो जाता है, जो एंगल यहाँ लिखा हुआ रहता है। तो ये मेरा क्या हो गया π/3। यहां देखिए, अब यहां देखिए tan इनवर्स माइनस का x, तो माइनस का tan इनवर्स x होता है, तो माइनस का tan इनवर्स और यहां x के जगह पर ये 1 लिखा हुआ है, तो tan के कितना एंगल का मान 1 होता है 45 डिग्री का, तो यहां लिख देते हैं tan π/4, ये लिख दिए tan π/4। यहां देखिए tan इनवर्स से tan मतलब ये हो गया मेरा माइनस का π/6, तो ये हो गया माइनस का π/6, ये हो गया प्लस का π/3, तो ये हो गया प्लस का π/3। और ये क्या हो गया tan इनवर्स से tan खत्म, ये बच गया π/4, तो ये हो गया माइनस का π/4, है ना। कीजिए इसको सॉल्व, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, तो एलसीएम लिए तो 12 आ गया। ये क्या हो जाएगा 6 दूनी का 12, तो माइनस का 2π, तो यहां लिख दिया माइनस का 2π। ये क्या होगा 3 चौके 12 मतलब प्लस का 4π और 4 तिया का 12, तो माइनस का 3π, है ना, ये लिखा हुआ है, ये लिख दिए इज इक्वल टू। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा 3 और 2 5 और ये हो गया प्लस का 4, तो ये बन जाएगा माइनस का π और डिवाइड बाय नीचे क्या बनेगा 12, है ना। ये बना ना बाबू -2 और -3 माइनस का 5 और प्लस का 4, तो माइनस का π और डिवाइड बाय क्या आ गया 12। कितना इजी क्वेश्चन था सो देखिए, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में, है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कल जो गनवा गाए थे सो आप लोग बताए रहे थे कमेंट सेक्शन में कैसे गाए थे। देखिए हम जो है सो एक बाथरूम सिंगर है, बाथरूम सिंगर, और बाथरूम सिंगर से आप लोग कितना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जितना किए थे उतना तो गा दिए हम लोग, है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का ए इज इक्वल टू 0। पहले ये सेटिस्फाई करके देखते हैं, है ना। ये चीज हमको पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि सो कीजिए कि ये जो a बराबर इतना से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ये मरेगा हमारा 2 3, तो 2 3 और ये 1 2, ये हो गया 1 2। ए स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दिए 2 3 और ये हो गया 1 और 2। कीजिए इसको गुना आपको बखूबी करना आता है, कीजिए गुना। ये रो और से ये कॉलम कैंसिल आउट हो गया, दो कैंसिल आउट ना मतलब गुना होगा, ऐसा है। ये रो से ये कॉलम, तो 2 दूनी का 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना होगा 7, ये हो गया 7। फिर ये रो से सेकंड वाली कॉलम, तो 2 तिया का 6 और 3 दूनी का 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, ये लिख दिए 12। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4। फिर उसी तरह ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 और 2 दूनी का 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर निकल गया। अब इस इक्वेशन में एलएचएस में रखिए वैल्यू, देखते हैं एलएचएस आरएचएस आ रहा है कि नहीं, हमको सेटिस्फाई करने के लिए बोला है। तो एलएचएस में क्या रखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का i, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू। अब ए स्क्वायर कितना, तो ए स्क्वायर मेरा 7 4 12 और 7, ये लिखा हुआ है। माइनस का 4i लिखा हुआ है, तो माइनस का 4i 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी का 8, 4 एकम 4 और फिर 4 तिया का 12, 4 तिया का 12 और 2 दूनी का नहीं 4 से करें, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 तिया का 12 और 4 दूनी का 8 और प्लस का i बोला है, तो प्लस का i मतलब ये हो गया 1 0 0 1, 2/2 ऑर्डर का होगा, है ना। ये हो गया। कीजिए इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए 7 और 1 8, 8 में 8 गया तो क्या होगा ना 0, तो ये हो गया मेरा 0। उसी तरह 12 में 12 चला गया तो 0 बन गया, 4 में 4 चला गया तो 0 बन गया और 7 और 1 8, 8 में 8 गया तो ये 0 बन गया। तो ये मेरा क्या आ गया 0 या ओ कहिए जिसको, 0 मैट्रिक्स कहते हैं। और यही मेरा क्या दिया आरएचएस में, मतलब जो एलएचएस बोला है वो आरएचएस मेरा आ गया, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गया। मतलब जब एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अब क्वेश्चन में बोला कि वेयर आई जो है सो 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 जो है या इसको ओ बोलिए, ये 2/2 0 मैट्रिक्स है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हमको ए इनवर्स निकालना है। इक्वेशन में क्या लिखा है, तो इक्वेशन लिखा हुआ मेरा ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का i, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। हमको ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों साइड आप क्या कीजिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो a इंटू ए और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई, इंटू में माइनस का 4 इंटू में ये क्या लिखा हुआ ए और इंटू में ए इनवर्स कर दिए, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा है और प्लस का ये हो गया मेरा आई और इंटू में ए इनवर्स। और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग ए इनवर्स थे तो 0 ही आने वाला है, तो ये मेरा 0 या ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको सिर्फ। ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है आई होता है, तो ये हो गया ए आई माइनस का 4, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, तो ये हो गया आई और प्लस का i इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स में आता है और ये हो गया मेरा 0। हमको ए इनवर्स निकालना है बच्चा लोग, तो ये चीज को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4i है ना, ये जाएगा उधर 4i और ये हो जाएगा माइनस का a होगा, क्योंकि ए आई क्या होता है, ए होता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स में आ जाता है। अब देखिए यहां आपका 4a हो जाएगा, यहां आपका 4i लिखा हुआ है तो a इनवर्स। अब बताइए 4i क्या हो जाएगा 4 0 0 4 है ना, माइनस का a लिखा हुआ है, तो a कितना लिखे हैं बाबू, a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है मेरा 2 3 1 2, तो यहां हो जाएगा 2 3 1 2 2 3 और 1 और 2 है ना। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यहां लिख दिए 2। फिर यहां क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ आपका
जीरो, जीरो में 3 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3। फिर यहाँ जीरो में 1 जाएगा तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। और यहाँ बचा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, तो ये हो गया 2। ये मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स। तो हमको बोला था कि पहले हमको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके बताइए, और जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना था, है ना। तो निकालें, उसी इक्वेशन का यूज किया बाबू, ए इनवर्स निकाल लें। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए, और मजा ही आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको। अब ये इंटीग्रेशन नीचे में स्क्वायर दिया हुआ तो कुछ आइडेंटिटी तो बनेगा। तो देखिए बाबू, आई इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये हो गया आपका dx। तो सबसे पहले यहां से आप 3 बाहर निकालिए, क्योंकि 3 ये अड़ंगा डालेगा, तो 3 हम बाहर निकालेंगे। तो यहां क्या बचेगा बच्चों लोग? तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा प्लस का 13/3x, 13/3x, और यहां बचेगा माइनस का 10/3 बचेगा ना। 3 बाहर निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस वही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि तब फॉर्मूला बनेगा मेरा, है ना। ये हो गया मेरा dx। कंप्लीट स्क्वायर बनाकर बच्चा लोग, तो देखो ये तो हो गया मेरा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab होता है, तो 2a में x है मेरा, और b में मेरा 13/6 रखना पड़ेगा, तब ना होगा। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 13/3x जो दिखा हुआ है ऊपर, और फिर जब 13a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है, तो प्लस का b स्क्वायर मतलब 13/6 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बाबू ये चीज तुम अपने से ऐड किए ना, 13/6 का होल स्क्वायर, तो इसको अपने से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो माइनस। अब देखिए 13/6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कर ही देते हैं 13/, सोच रहे थे डायरेक्ट स्क्वायर लिखने का, उस समय दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ये होगा 13/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका दिया क्या हुआ माइनस का 10/3, तो यहाँ लिख दिए 10/3, है ना। अब देखिए, अब इसको कीजिए सॉल्व आराम से। ये हो गया मेरा 1/3, ये हो गया आपका dx, और ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया बच्चा लोग। क्या बन गया? तो बन गया मेरा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, है ना। तब ना बना x स्क्वायर प्लस का 2a इंटू में b और प्लस का b स्क्वायर। अब यहां देखिए, जब माइनस कॉमन कर लेंगे, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 169/36, और ये हो जाएगा प्लस का 10/3, है ना। अब देखिए यहाँ हल्का सा कटे उड़ाएंगे मतलब एक स्टेप पर काटेंगे। ये हो गया 1/3, और ये हो गया आपका dx, और यहां लिख दिए हम क्या चीज? तो ये लिख दिए हम x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए बच्चा लोग, ये लिखा है 169 एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, तो एक हो जाएगा 169 और प्लस का 12 36 होता है, तो प्लस का यहाँ 120 होगा, और नीचे आपका 36 ही रहेगा। अब देखिए इसका जोड़ेंगे बाबू, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, और फिर हो जाएगा 1 और 1 2, 289/36। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? तो 289 स्क्वायर होता है 17 का, और 36 किसका? 6 का, तो लिख दिए डायरेक्ट यहाँ 17/6 का होल स्क्वायर। ये कैसे किए दिखाया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे क्या करते हैं? तो इसके आगे फॉर्मूला लग गया मेरा, ये क्या बन गया 1/x² माइनस का a स्क्वायर। क्या होता है 1/x² माइनस का a स्क्वायर का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 3, ये होता है 1/2a, तो 1/2a, a की जगह पर क्या 17/6, तो 17/6 कर दिए, इनटू में लॉग कर दिए। फिर क्या होता है x माइनस का है, तो x मेरा क्या है? तो x है मेरा x प्लस 13/6, और माइनस का है तो माइनस का 17/6 डिवाइड बाय x प्लस है, तो x प्लस का 13/6 और प्लस का 17/6 हो गया, है ना। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। कीजिए इसको आगे फर्दर सॉल्व। तो ये मेरा इंटीग्रेशन प्लस का c होगा बाबू लोग, इंटीग्रेशन में प्लस c कांस्टेंट आता है। अब देखिए 3 दूनी का 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया मेरा 1/17, और ये बन गया क्या? तो ये बन गया मेरा लॉग, और ये क्या बना? अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहां भी मेरा 6 आएगा डिनोमिनेटर में, यहां भी 6 आने वाला है, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिख देते डायरेक्ट
6x और ये सब दोनों आपस में सॉल्व हो जाएगा तो 13 माइनस का 17 क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 कर दिए डिवाइड बाय, यहां देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहां लेंगे एलसीएम तो ये बनेगा 6x, तो 6x कर दिए और ये हो जाएगा 13 और 17, 17 और 3 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 30 और ये हो जाएगा क्या चीज प्लस का सी। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसके आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 6 कॉमन कीजिएगा, यहां से 2 कॉमन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये मेरा इंटीग्रेशन निकल गया, कितना आसान था। सो देखिए कोई दिक्कत यहां तक होना ही नहीं चाहिए आप लोग को, समझ में आया? इसके आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहां तक भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए जब ये कोई समझ में आ गया तो देख लीजिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, है ना? कुछ नहीं कि बस इसको मैं आइडेंटिटी बना, जब नीचे मेरा स्क्वायर बन रहा था बाबू तो तुरंत दिमाग में खड़क रहा था कि कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी बनेगा और कोई फॉर्मूला के बेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बस उसी को आइडेंटिटी बनाने में लगे गए हैं कि किसी तरह इसको स्क्वायर बना लेते हैं, जब स्क्वायर बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला तुरंत यूटिलाइज करके तुरंत निकाल देंगे आंसर। समझ में आ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन का सवाल अगर यदि आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिटी यदि आपको पता रहेगा ना तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन में एग्जैक्ट तुमको आइडेंटिटी ही मिला हुआ मतलब बना हुआ मिल जाए, आपको खुद से बनाना होगा पहले। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं तो नहीं मिला था आइडेंटिटी, मतलब कहीं तो फॉर्मूला, कोई ऐसा क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं था कि डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सके, लेकिन इसको हमको फॉर्मूला के तहत बनाना पड़ा बाबू। फॉर्मूला के फॉर्मेट में जब ये बन गया तो फॉर्मूला लगा दिए, तो कहीं ऐसा ही रहता है। तो यदि आइडेंटिटी आपको याद रहेगा ना तो आपको पता चलेगा कि हमको अप्रोच कैसे करना क्वेश्चन को। समझ में आया? वो बेसिक चीज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय इतना। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा और ये दिया दो वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका मैक्सिमम होगा वही आपका मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, f डैश x करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x, तो 2 cos x कर दिया, और cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया sin x, और sin x का क्या होता है, तो sin x का होता है cos x, तो हो गया प्लस का cos x, है ना। अब देखिए फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है बाबू लोग, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, तो जो f डैश x है वो 0 के इक्वल कर देते हैं, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए, तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए f डैश x 0 के इक्वल हो गया, तो देखिए ये चीज आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज आप लोग को दिख रहा हो कि cos x दोनों में, तो क्या करते हैं हम माइनस cos x कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस cos x कॉमन करेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा 2 sin x और यहाँ बनेगा माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ दो कंडीशन बन सकता है, चाहे आपका cos x 0 के इक्वल हो या फिर आपका 2 sin x माइनस का 1 जो है सो 0 के इक्वल हो, या इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है कि sin x जो है सो आपका 1/2 के इक्वल हो सकता है। यहां तक दुख तकलीफ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल जैसे आप लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं वैसे ही किए हैं। उसके बाद आगे क्या करना है, तो देखिए cos x 0 के इक्वल होगा बाबू, तो यहां जो है सो x का वैल्यू क्या आ सकता है π/2 90 डिग्री, है ना, और यहां आपका x का वैल्यू क्या आ सकता है, तो x का वैल्यू आ सकता है 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री, है ना। और देखिए लिमिट आ तो सकता है, इसके आगे भी आ सकता है, लेकिन हमको लिमिटों पे ध्यान देना बाबू। x 0 से बिलोंग्स कर रहा है 0 से π के बीच में, मतलब 0 से π के बीच में ही कौन सा एंगल लेना है जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये चीज देखना हमको। ये निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट वैल्यू रख के इस फंक्शनों में देखना कि कौन सा मैक्सिमा देगा और कौन सा मिनिमा देगा, है ना। तो फंक्शनवा क्या था मेरा, याद रखिएगा cos स्क्वायर x प्लस का sin x। तो सबसे पहले 0 में चेक करते हैं, 0 में चेक करेंगे बाबू लोग f0 में, तो f0 में बताइए क्या होगा, तो f0 में cos स्क्वायर x प्लस का sin x था, तो cos स्क्वायर x मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर, यहां लिख देते हैं cos स्क्वायर x, x के जगह पर 0 और प्लस का sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x की जगह नहीं cos स्क्वायर x प्लस का sin x और x की जगह पर क्या रखना है 0, तो ये मेरा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 जाता है, cos स्क्वायर x प्लस का sin x, है ना। ये किए हम 0 पे चेक। उसके बाद जो है सो हम चेक करते हैं किसमें, तो चेक करते हैं π/6 में, 30 डिग्री में, π/6 में चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos
कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 और प्लस का साइन पाई बाय 6, साइन का पाई बाय 6। अब बताइए कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 क्या होता है? पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 और स्क्वायर करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा 3/4 और प्लस का और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे 4 होगा, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी का 4 और ये होगा 3 ही, तो 3 + 2 कितना हो गया 5/4, ये हो गया मेरा 5/4। फिर देखिए f ये पाई बाय 6 पे चेक किए, अब क्या चेक करते हैं पाई बाय 2 पर चेक करते हैं। जब पाई बाय 2 पर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस का साइन पाई बाय 2। अब कॉस में पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 0 और साइन में पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां आ गया 1। उसी तरह हम चेक करते हैं पाई पे, पाई तक जाना बाबू, 0 से पाई बोला है तो पाई पर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई और प्लस का साइन पाई। अब बताइए साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 होगा तो ये हो गया 1। अब यहां चीज हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बाबू क्या पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बता बाबू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गया 5/4, तो यहां लिख देंगे हिंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 5/4, तो 5/4 हो गया। और उसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है बाबू वो आपका क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा 1, है ना। मिनिमम मेरा 1 आया और मैक्सिमम मेरा क्या है 5/4। बस यही क्वेश्चन कहा था, कुछ इसमें करना था ही नहीं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया, बस हमको सिर्फ बोला था क्या कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि क्या करना रहता है, f' को 0 मानते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, बस फंक्शनों में सब वैल्यू पुट करके देख लिए तो देखे वहां के 5/4 जो है सो मैक्सिमम आ रहा है और मिनिमम जो है सो 1 आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये इलिप्स पर दिया है और इसका हमको रीजन फाइंड करना है, मतलब एरिया निकालना है। तो इलिप्स पहले बनाते हैं, है ना, इलिप्स बनाते हैं पहले। ये मेरा इलिप्स बन गया, है ना, ठीक बना ना, ठीक ही है, हल्का फुल्का आड़ा तिरछा हो सकता है, ये हो गया। अब देखिए पॉइंटवा मेरा क्या है, x के नीचे 4 मतलब 2 का स्क्वायर है तो ये बना -2, ये बना 2 और ये बना y के नीचे क्या 9 तो ये बन गया 3 और ये बन गया -3, है ना। ये काम चलाओ, फिगर बनाना बाबू, वहां फिगर पर नंबर नहीं देता है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। मतलब ये जो एरिया है बाबू, ये एरिया जो है सो ये आपको निकालना है, ये पूरा एरिया। तो अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एरिया निकालेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ करना थोड़ी ना है। क्या करेंगे बाबू, एक एरिया निकालेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये बीच में कुछ नहीं, 0 है। अब देखो, अब हम स्मॉल स्ट्रिप्स लेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा, मेरा प्लानिंग क्या है, तो मेरा प्लानिंग ये है कि 4 गुना कर देते हैं और लिमिट भेज देते हैं 0 से 2। अब जब 0 से 2 भेज रहे बाबू तो हम लोग जो स्मॉल स्ट्रिप्स ले रहे हैं, तो स्मॉल स्ट्रिप्स हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, ये जो स्मॉल स्ट्रिप्स जो है ये स्मॉल स्ट्रिप्स ही है, तो स्मॉल स्ट्रिप्स जो है हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं। जब स्मॉल स्ट्रिप्स एक्स एक्सिस में ले रहे हैं बाबू तो इसका वैल्यू हमको पहले निकालना पड़ेगा y का, तभी ना तो y dx होता है, तो y का वैल्यू यहां से निकालते हैं। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो गया मेरा y² डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस का x² बाय 4, है ना। यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये चल जाएगा उधर, एलसीएम लेंगे यहां तो ये हो जाएगा 9/4 और एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस का x², यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा ना। एलसीएम ले तो 4 माइनस का x², इसको उधर भेज दिए तो 9/4 हो गया। स्क्वायर बोला बाबू, हम y का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसका रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो रूट चढ़ा दिए, है ना। मतलब ये वैल्यू जो आ गया इसका क्या होगा 3/2, तो ये 3/2 हो गया और ये हो गया मेरा रूट अंडर ये 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस का x², ये बन गया। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिट भेज दीजिए आप 0 से 2। y dx होता है, y के जगह पर क्या रख दीजिए 3/2 रूट अंडर 2² और माइनस का x² dx,
है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर बन गया, मतलब इंटीग्रेशन का टाइप का फॉर्मूला भी पता होगा आप लोग को। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी का 4, ये बन गया 3 दूनी का 6, तो ये हो गया 6। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, 0 से 2। अब देखिए लिमिटवा यहां से नहीं रखना है, यहां डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पहले यूज कीजिए, 3 दूनी का 6। अब बताइए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन में, तो x/2, तो x/2 रूट अंडर जो लिखल है सो लिखल को चाहिए 2 का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2, तो प्लस के 2 के स्क्वायर/2 और इंटू में क्या होता है साइन इनवर्स x बाय, तो साइन इनवर्स x बाय ए के जगह पर क्या है 2। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, तो लिमिट गया है 0 से लेकर 2 तक, कोई दिक्कत यहां तक। लिमिट वैल्यू पुट कीजिए बाबू, ये हो गया मेरा 6। जब लिमिटवा पुट करेंगे बचवा लोग तो 2 पुट करेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0। यहां 2 पुट करेंगे बाबू लोग तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, ये नीचे यहां एक ही है तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 है ना, साइन इनवर्स 2 कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 मतलब ये क्या बन गया π/2, तो ये बन गया मेरा π/2। उसी तरह माइनस में कीजिए बाबू, माइनस करेंगे तो माइनस यहां करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 बन गया, तो ये हो गया माइनस का 0। अब यहां देखिए माइनस, यहां भी 2/2 है मतलब 4/2, तो ये हो गया 2 है ना। अब यहां देखिए 0 पुट करेंगे बाबू तो ये भी टर्म 0 बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहाँ साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये मेरा भी टर्म क्या बन गया 0, तो ये हो गया 0, साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाता है। कीजिए इसको सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बचवा लोग, यहां बचा क्या सिर्फ पाई, और मेरा निकल के आ गया बाहर क्या 6, क्योंकि 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। याद रखिएगा जब भी आप लोग एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो यदि आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया कि कौन सा एरिया निकालना है हमको, कौन सा रीजन का एरिया निकालना है, तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, बढ़िया तरीका से तुरंत बना सकते हैं। सिर्फ फिगर आना चाहिए आपको कि कौन सा रीजन हम लोग को निकालना है, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय इतना। हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो क्या करना है इसमें बाबू, एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल लिमिट किसमें चेक करना है 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का h। अब 0 माइनस का h कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये वाले ऊपर वाले, ये तो 0 के इक्वल है, 0 माइनस h यही सा कंडीशन फॉलो करेगा। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है साइन x माइनस का cos x, तो साइन x और माइनस का cos x कर दिए है ना, इज इक्वल टू यही लिख देते हैं, ये इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां देखिए यहां x के ऊपर क्या पुट हो जाएगा माइनस का h, तो जाएगा साइन माइनस का h और ये हो जाएगा माइनस कॉस माइनस का h। अब देखिए यहां डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये तो साइन 0 रखेंगे तो बाबू ये चीज 0 हो जाएगा, वहीं अगर कॉस की जगह पर रखेंगे बाबू तो ये चीज जो है ये तो कॉस माइनस खा ही जाता है ना, तो ये कॉस माइनस h लिखा हुआ ये कॉस h बन जाता है, और h की जगह पर अगर 0 रखेंगे बचवा लोग तो क्या होगा कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है कितना 1 होता है, तो ये टर्म मेरा बन गया माइनस का 1 है ना, एलएचएल मेरा आ गया माइनस का 1। आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल, तो आरएचएल निकालने का क्या तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h भेजिए है ना। अब 0 प्लस h पे कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, तो फर्स्ट वाला ही करेगा साइन x माइनस का cos x, यहां लिखिए साइन x और माइनस का cos x, साइन x माइनस का cos x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां h टेंड्स टू 0 करवा रहे हैं तो x के जगह पर क्या पुट करना होगा h, जब x के जगह पर h पुट करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा साइन h और माइनस का cos h, तो माइनस का cos h हो गया। अब देखो यहां 0 रखेंगे बाबू लोग तो ये साइन 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो वापस से यहां क्या बन गया माइनस का 1। ये मेरा LHL निकला, ये RHL निकला। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे बाबू 0 पे तो बताओ वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे कितना दिया, वैल्यू माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। अब यहां एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां आपका LHL, चूंकि LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है बाबू, तो इस केस में ये फंक्शन में क्या बन गया, तो ये फंक्शन बन गया क्या चीज कंटिन्यूअस, तो इसलिए fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन
समझ में आया? हमसे वही चेक करने के लिए बोल रहा है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है कि आप चेक करके बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ता है कि LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अगर इक्वल आ गया तो ये आपका कंटिन्यूअस बन गया। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आया तो ये बन गया आपका डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहां तो तीनों इक्वल आ गया तो इस केस में ये बन गया कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, आसान क्वेश्चन था। जब दिक्कत नहीं होता तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट R बी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एज फॉलोज R इज इक्वल टू इतना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले R तो लिख लेते हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज निकालेंगे। और देखिए यहाँ दिया या क्या दिया वाला है, तो यहाँ दिया 2x प्लस का y, लेकिन हमको वैल्यू जो लेना सो x y के टर्म में लेना। तो यहाँ क्या करते बाबू, y का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो क्या निकलेगा 41 माइनस का 2x निकलेगा ना, 41 माइनस का 2x, 41 माइनस का 2x इस इक्वेशन से, क्योंकि हमको x y के फॉर्मेट में लिखना है। अब रिलेशन लिखिए पहले आप लोग, रिलेशन पहले लिखिए, फटाफट लिखना है ना रिलेशन। तो रिलेशन लिखते हैं सबसे पहले, है ना। आप देखते जाइए, रिलेशन लिखते बाबू, यहाँ x y टर्म में रहेगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ x और y बिलोंग्स किसमें कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो जब x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे बच्चा लोग, 1 रखेंगे तो बताइए वहां 1 रखेंगे तो क्या देगा 39। फिर देखिए 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या देगा, तो 2 रखेंगे तो देगा क्या चीज, यहां 1 रखें तो 41 में 2 गया तो बचा 39, 2 रखे तो 2 दूनी का 4 तो यहां बचा 37। उसी तरह यहां 3 रखेंगे तो क्या देगा, तो देगा 35। इस तरह 4 रखेंगे बच्चा लोग तो क्या देगा, तो देगा 33, है ना। फिर उसी तरह हम लोग, ये आपका अलग है ना, ये कंफ्यूज नहीं होगा। 4 रखें तो 33 देगा। उसी तरह अगर हम 5 रखें तो क्या देगा, तो 31 देगा। 6 रखेंगे तो क्या देगा 29। मतलब ये जो से दो का डिफरेंस में चल रहा है, देख रहे हैं ना, 39 के बाद 37, 37 के बाद 35, 35 के बाद 33, यहाँ 31, 31 के बाद 29, और ये सीरियल नंबर चल रहा। तो इसी तरह आपका चलते जाएगा ना बाबू लोग। और इसका आगे तक हल्का फुल्का लिख देते चलिए। 7 के फिर यहाँ हो जाएगा 27, 7 27, और ये हो जाएगा आपका 8 और 25, 8 और 25, है ना। और फिर क्या होगा, तो फिर 8 25 हो गया, फिर हो जाएगा आपका 9 और 23, 9 23, फिर रखेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 10 रखेंगे तो हो जाएगा 21, 11 रखेंगे बच्चा लोग तो 11 रखेंगे तो क्या होगा 19, 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17। इसी तरह आपका चलते जाएगा, है ना, इसी तरह आपका चलते जाएगा। पूरा नहीं लिख रहा है, इसी तरह आपका चलते जाएगा। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अब क्या करा, तो अब कह रहा हमको फाइंड करने के लिए डोमेन। अब बता बाबू डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का या इस रिलेशन का, इस रिलेशन का डोमेन की होगा। डोमेन बोल रहा फाइंड करने के लिए। तो डोमेन आप लोग को क्या बताएं, डोमेन वो वैल्यू होता है जिसमें फंक्शन में वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो रख क्या कर रहे थे बाबू, x का वैल्यू रख रहे थे, x का वैल्यू रख रहे थे तो y आ रहा था, x का वैल्यू रख रहे थे तब y आ रहा था। तो इस फंक्शन में हम लोग रख क्या कर रहे हैं वैल्यू, तो 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। इसी तरह करते करते कहां तक रख सकते हैं बाबू, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 20 तक रख सकते हैं, क्योंकि 21 रखेंगे तो 21 दूनी का 42 हो जाता है, और 41 माइनस 42 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1। तो y जो है -1 आ गया। और जब y -1 आ गया तो क्या बता, यहां बोला कंडीशन में बाबू कि y जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। तो क्या -1 जो है नेचुरल नंबर है, एकदम नहीं है। तो यहां इसका लास्ट टर्म जो है बाबू, इसका यहां लिख देते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ये कहां तक जा सकता है, तो लास्ट टर्म जो है सो आपका 20 तक रखाएगा। मतलब अगर 20 रखेंगे बाबू x का वैल्यू तो 20 दूनी का 40, और 41 में 40 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब लास्ट टर्म आप 20 तक रख सकते हैं वैल्यू x का, है ना। इसका मतलब डोमेन हम लोग 1 से स्टार्ट करके 2 3 से लेकर कहां तक वैल्यू रख सकते हैं 20 तक। तो ये मेरा हो गया डोमेन। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम रख सकते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्या बोला, फिर बोला रेंज निकालने के लिए। फिर क्या बोला, तो फिर बोला रेंज निकालने के लिए, डोमेन एंड रेंज बोला। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है बाबू जो वैल्यू रखे तो वो की दिया वैल्यू, नहीं ना। तो रेंज, डोमेन क्या होता है कि क्या वैल्यू रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। रेंज क्या होता है जो वैल्यू रखे वो क्या देगा उसको बोलते हैं रेंज। अब देखिए हम तो रख सकते हैं 20 तक वैल्यू, लेकिन दे क्या कर सकता है, तो एक देख रहे होंगे यहाँ 39 37 35 33, मतलब 1 से लास्ट तो यही दे सकता है, 1 से लेकर 3 5 2 का डिफरेंस है बाबू। तो आपका दे सकता है 1 3 5 से लेकर कहां तक वैल्यू दे सकता है, ये 39 तक वैल्यू दे सकता है ना, ये 39 तक।
लास्ट आपका 39 तक वैल्यू गया, तो 39 तक ये वैल्यू दे सकता, तो ये मेरा क्या बन गया, रेंज बन गया। अब क्या पूछ रहा था, अब पूछ रहा डोमेन रेंज निकाल लिया ऑफ द रिलेशन, फिर आल्सो वेरीफाई आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब तीनों रिलेशनों में पता करना कि है कि नहीं, तो पता करते फटाफट, कुछ नहीं पता करना इसमें क्या देखिए, हमको रिफ्लेक्सिव पता करना है, तो आपको क्या बताएं कि आपको ये चीज नहीं देखना कि कने से है, आपको ये चीज ये देखना कि कने से नहीं है। अगर एको एलिमेंट में नहीं, अब कोनो भी ऑर्डर पेयर हुआ, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इसमें अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। मतलब आपको नहीं हो ज्यादा गौर करके देखना है, बताए हैं आप लोग को। अब देखिए यहाँ एक करके तो देखेंगे नहीं 1 1 2 2 कर रहा है कि नहीं। यहाँ क्या देख रहे बाबू कि चूंकि दो जो है बाबू, दो और दो रिलेशनों में बिलोंग नहीं कर रहा, ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो जब दो और दो नेचुरल रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। बस एक एलिमेंट देख लिए। फिर उसी तरह हमको चेक करना सिमेट्रिक का, तो देखिए फर्स्ट वाला जो रिलेशनों में लिखे बाबू, वो क्या लिखे 139। अब 139 लिखे बाबू, कहीं भी आपका 39 से आ सकता है, x का वैल्यू 39 रखेंगे बाबू, तो y का वैल्यू कभी भी 1 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मतलब 139 तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 39 से नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि आपका 1 और 39 जो है सो बिलोंग्स कर रहा है, 1 रखे तो 39 आ रहा है रिलेशन में, बट लेकिन आपका 39 और 1 जो है सो बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन में। अगर ऐसा रहा बाबू, तो इस केस में सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक है ना। और फिर चेक करते हैं क्या चीज, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में ए बी देखते हैं, बी सी देखते हैं, अगर वो बिलोंग कर रहा तो ए सी भी रहना चाहिए। तो ए बी में मेरा हो गया ये आपका, देखिए हल्का से यहाँ एक चीज क्या करते हैं, इसका पहले वाला टर्मो लिख लेते हैं ना, या देखिए ना बाबू, यहाँ 11 19 लिखा हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 19 आएगा बाबू, यहाँ कहीं ना कहीं आपका 19 आएगा ना, 19 आएगा ही कहीं। जैसे यहाँ 20 रखे, इसके पहले आपका 19 रख सकते हैं। जब 19 रखेंगे तो 19 दूनी का 38, और 31 में 38 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ आपका 3 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ 11 19 बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में, 19 3 भी बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में, तो कहीं आपको देखिए 11 3 बिलोंग्स कर रहा है, कहीं नहीं बिलोंग कर, मतलब ए बी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं कर रहा है, तो लिखिए 11 19 और 19 3, 11 19, चूंकि 11 19 जो है सो बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में, एंड 19 3 जो है बाबू, 19 और 3 जो है ये भी बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में, बट लेकिन एसी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन एसी ए मतलब 11 3, तो 11 और 3 जो है सो बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, रिलेशन में। जब ऐसा नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? देखो ना बाबू, यहां रखेंगे 11, यहां 11 रखिएगा, तो 11 दूनी का 22, तो 3 आएगा वैल्यू। 11 जब रखेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ 3 आएगा, नहीं आएगा, तो वही बोला है, बस दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं था। सबसे पहले हम लोग को चेक करना था डोमेन और रेंज, तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले रिलेशन निकालनी है, डोमेन और रेंज भी निकालनी है, और उसके बाद हमको वेरीफाई करके दिखाना था कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं, तो भी पूरा इजी तरीका से वेरीफाई भी कर दिए। समझ में आ गया? चलिए, जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, और दिक्कत होगा तो पॉज करके फिर से रोक के देखिएगा वीडियो को, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इवेलुएट द इंटीग्रल, अब इसको इवेलुएट करना है, तो इसको फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कीजिए ना बाबू। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है π/3 से π/2 गया है ना। अब ये क्या है, 1 + cos x, 1 + cos x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x, और ये बाबू रूट लिखा है, इसका पावर में 1/2 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसी तरह 1 - cos x का क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x के पावर में 5/2 लिख दिए, है ना। अब देखिए इज इक्वल टू यही लिख देते हैं, ये कहां गया, π/3 से लेकर π/2, तो π/2 कर दिए। अब देखो बाबू, यहां आपका क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो cos तो खत्म हो जाएगा, और ये 1/2 2 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा √2 ऊपर में, और ये cos x बचेगा सिर्फ, है ना, cos x/2। अच्छा बाबू, यहाँ फॉर्मूला में हल्का गलती कर दिए, क्या होता है 2 sin स्क्वायर, यहाँ 2x नहीं ना है, तो 2 cos x/2 होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 होता है ना, क्योंकि यहाँ एंगल में सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका आधा होता है, तो यहाँ जगह √2
2 cos x बाय 2, है ना, डिवाइड बाय, और यहां करेंगे 5/2, तो ये क्या होगा 2 के पावर 5/2 क्या होता है 4 √2, 4 √2 होगा, और ये क्या बन जाएगा स्क्वायर से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा sin के पावर 5/2, sin के पावर 5, sin के पावर 5 x बाय 2 dx ये बनेगा। अब क्या करना है, ये से देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया। अब क्या कीजिए sin x बाय 2 को पुट कर दीजिए तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो पुट कर दिए बाबू, क्या पुट कर दिए sin x बाय 2 को t पुट कर दिए। जब ऐसा पुट किए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हो जाता है cos x बाय 2, cos x बाय 2, और x बाय 2 को क्या होता है 1/2 dx इज इक्वल टू dt होगा। तो लिमिट वो भी तो चेंज होगा, तो लिमिट कैसे चेंज होगा, x का वैल्यू अगर हम π/3 रखेंगे बाबू लोग, तो t का वैल्यू क्या होगा, देखिए x का वैल्यू π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो 60/2 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू π/2 रखें 90 डिग्री, तो t का वैल्यू क्या होगा, जब 90 डिग्री रखेंगे बाबू तो 90/2 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। अब ये मेरा इंटीग्रेशन का शकल कैसा हो गया, तो ये हो गया i इज इक्वल टू, देखिए 1/2 cos x बाय 2 dx, यहाँ क्या 1/2, 2 यहाँ बचेगा सिर्फ, तो यहाँ 1/2 रख दिए, 1/2 यहाँ cos x बाय 2 और dx को हटा के क्या रखना dt, तो यहाँ dt रख दिए, डिवाइड बाय, और यहाँ देखिए बाबू sin x बाय 2 को क्या पुट किए हैं, तो t पुट किए, तो t के पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर 5। लिमिटवा कहां से कहां तक जाएगा, जब हम रखें π/3 बाबू तो क्या है 1/2, यहाँ आपका 1/2 आया, और जब रखे π/2 तो क्या है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, है ना, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1/2, और ये बन गया t के पावर -5, t के पावर -5 dt, या इसी को यहीं रहने देते हैं, कर दीजिए यहाँ dt, इंटीग्रेशन करने में सुविधा होगा, t के पावर माइनस उसको ऊपर तक t के पावर -5 dt, और ये हो जाएगा 1/2 से लेकर 1/√2 तक, है ना। अब कीजिए इसको इंटीग्रेशन तो आप कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 1/2। अब बताओ बाबू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर -4/4 होगा, तो क्या करते हैं -4, देखिए t के पावर -4/4 होगा, माइनस का 4, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा t के पावर -4/-4। देखिए यहां समझिएगा बाबू, यहां क्या करते हैं हम ये t के पावर -4 को नीचे ही लेते आते हैं, ये जो है -4 उसको हम नीचे लेते आते हैं, मतलब ये -1/4, या इसको ऐसा लिख देते हैं 1/-4 और t के पावर 4, और ये लिमिट वो कहां से कहां तक रखना 1/2 से 1/√2, है ना। ये हो गया आपको, इसको 1 -4 को निकाल दीजिए बाहर, तो ये हो गया -1/8। अब वैल्यू रखिए बाबू, वैल्यू रखेंगे 1/√2, तो 1/√2 के पावर 4, फिर माइनस का 1/1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये रख दिए। कीजिए इसको सॉल्व, ये हो गया मेरा -1/8, और इनटू में ये क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो √2 के पावर 4 कितना होगा 4, तो ये हो गया 4, माइनस का यहां देखिए 1/2 के पावर 4 है बाबू, यहां 2 लिख दिए, ये आपका 4 है ना, ये आपका 4 है, तो ये पावर 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 कितना होता है 16, तो हो जाएगा -16। इसको सॉल्व कीजिए, हो गया -1/8, और इसको देखिए 4 - 16 -12, है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 से काटिए, 4 तिया का 12 और 4 दूनी का 8, 3/2 मेरा क्या हो गया आंसर। कितना आसान, तो सो देखिए सिर्फ हम लोग को पता चलना चाहिए कैसे बनना है, सो है ना, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला से बस जो चेंज होते गया वो चेंज करते गए, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी एट राइट एंगल्स। तो बाबू देखो, जब ये हमको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना जो बाइसेक्ट कर रहा परपेंडिकुलर इस दो लाइन में जो राइट एंगल में है ना। कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको ये प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसमें ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है सो आपका राइट एंगल में है ना। ये सब दोनों पॉइंट का लाइन जो है सो ज्वाइन कर रहा है किसमें, राइट एंगल में। तो हमको इस प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, मिड पॉइंट निकालते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड
पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर बाबू, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मेशन बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन में, क्या होता है कि वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0 होता है। तो ए के लिए और एन के लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए यहां मिड पॉइंट निकालते हैं, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, इसका और इसका फर्स्ट को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, डाइट कर रहे हैं, 2 प्लस का 4 6, 6 का आधा 3 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ 3 और 5 8, 8 का आधा कितना हो गया 4। फिर उसी तरह यहाँ 4 और 8 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। समझ में, मिड पॉइंट ऐसे नहीं निकालते ए और बी का, तो ए और बी का मिड पॉइंट निकालना मतलब इसका फर्स्ट से जुड़ता है, तो 2 और 4 6, 6 का आधा 3 बटा में 2 करते हैं, 3 और 5 8, 8 का आधा 4 और 4 8 12, 12 का आधा 6। ये निकल गया मेरा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। वेक्टर एन कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर एन निकालते हैं बी माइनस का ए, है ना। तो बी माइनस का ए करेंगे तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 आई कैप, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 जे कैप, 5 में 3 जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 जे कैप, और 8 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4 के कैप। ये निकल गया वेक्टर एन, है ना। अब देखिए ये चीज जो है बाबू, वो कुछ नहीं वेक्टर ए में लिखल है ना, वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है बाबू वो। अब देखिए हम लोग क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वेक्टर आर, इस केस में वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ए और डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, तो ये जो है बाबू पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर ए दिया बाबू, क्या दिया है, तो वेक्टर ए दिया मेरा 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप, प्लस का 6 के कैप, है ना। अब यह वैल्यू सिर्फ पुट कीजिए, निकालिए मानवा x बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है x आई कैप, तो यहां लिख देना है x आई कैप, फटाफट x आई कैप प्लस का y जे कैप और प्लस का z के कैप, है ना, z के कैप, और माइनस का वेक्टर a कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप, है ना। ये हो गया, और डॉट बाबू मतलब से दोनों का वेक्टर और डॉट वेक्टर एन कितना बाबू, तो वेक्टर एन है 2 2 4, तो 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ये किसके इक्वल है, तो ये है 0 के इक्वल। अब इस वैल्यू तो निकालने आता होगा आप लोग को, घटाइए बाबू, यहाँ आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 का आई कैप, फिर प्लस का y माइनस 4 का जे कैप और प्लस का क्या हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा z माइनस 6 के कैप, है ना। ये हो गया मेरा। अब डॉट में क्या है वेक्टर एन, तो वेक्टर एन कितना लिखा हुआ 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, है ना। ये किसके इक्वल दिया हुआ 0 के इक्वल। अब आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि उसके अलावा किसी के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई कैप मतलब इसको 2 का, यहाँ इसका आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना, आई कैप का यहाँ कोफिशिएंट क्या है x माइनस का 3, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 2x माइनस का 2 तिया का 6। उसी तरह यहाँ 2 है और यहाँ क्या है y माइनस का 4, तो हो जाएगा 2y माइनस का 2 चौका 8, और यहाँ क्या z प्लस 6 और वहाँ क्या 4 है, तो हो जाएगा z माइनस का 6, तो हो जाएगा 4z और माइनस का 24 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के इक्वल। ये हो गया मेरा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये हो जाएगा प्लस का 4z इज इक्वल टू, इसको ज्वाइन करके उधर लेते जाइए, ये बन गया 6, ये गया 24 और 36 और 8 38, ये हो गया माइनस का 38। कुछ काट रहा बाबू, काट रहा है तो काट दीजिए। अच्छा माइनस का 38 नहीं होगा, क्योंकि ये तो माइनस का 38 ही स्टार्ट होगा, जब उसको उस ओर लेके जा रहे हैं तो प्लस का 38 बन जाएगा। 2 है बाबू कॉमन, तो 2 लेके कॉमन काट दीजिए, तो बन गया x प्लस का y और प्लस का 2z इज इक्वल टू 19 दूनी का 38। 2 लेके कॉमन काट रहे हैं, x प्लस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू 19 दूनी का 38। ये मेरा निकल गया इक्वेशन, समझ में आया। राइट एंगल में दोनों जो पॉइंटवा है सो आपका राइट एंगल में लाइन जो ज्वाइन कर रहा है सो वो राइट एंगल में ज्वाइन कर रहा है ना। इक्वेशन फाइंड करना प्लेन का जो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ कि ये सब दोनों पॉइंटवा उसका लाइन है वो ज्वाइन कर रहा है राइट एंगल में, तो हमको बताना कि प्लेनवा के इक्वेशन में क्या होगा। तो हम लोग को पता चल गया था कि एन वेक्टर यहां से तो निकल जाएगा, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे हम लोग वेक्टर ए, और फॉर्मूला होता है वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मेट पता करना था कि किस फॉर्मेट से ये बनेगा क्वेश्चन।
चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं किस में, अगला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कीजिए। अब ये क्वेश्चन को देख के पहले देखिए, पॉज करके देखिए, अब देखिए कि सॉल्व होता कैसे है। ये क्वेश्चनों को देख के कैसे लग रहा है कि किसमें सॉल्व होगा, ये बनेगा होमोजेनियस है शायद, है ना बाबू। जैसे ये लिखा हुआ है dy by dx, तो क्या करते हैं यहाँ dy by dx रहने देते हैं इज इक्वल टू, ये x को इधर लेते आते हैं भागा में, तो ये बन जाएगा y by x, और ये क्या बन गया, तो ये बन गया log। अब बाबू log m माइनस का log n क्या होता है, log m by n, तो m by n मतलब ये हो जाएगा y by x, है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ये तो होमोजेनियस ही बन गया y by x समय में दिख रहा है। तो यहाँ क्या करना, होमोजेनियस में क्या करना पड़ता है, तो पुट कर देना पड़ता है कि y इज इक्वल टू vx, यही ना पुट करते हैं। और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो बाबू यहाँ क्या होगा dy by dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका v x का 1 हो गया प्लस का x, और v का आपका हो गया dv by dx। अब कुछ हो नहीं, इसका वैल्यू पुट कीजिए, dy by dx के जगह पर क्या पुट होगा, तो v प्लस का x dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ y by x के जगह पर क्या पुट होगा, y by x v होगा पुट, log v, y by x के जगह पर v पुट होगा और प्लस का 1। ये देखिए बाबू, ये बन गया मेरा v प्लस का x dv by dx। ये सब क्वेश्चन आसान रहता है, बस हल्का कैलकुलेटिव रहता है, मतलब ये लंबा बनेगा, बाद बाकी ये आसान रहता है, कैलकुलेशन रहता है इसमें। log v और ये प्लस का क्या बन गया v से v कैंसिल आउट हो गया बाबू। अब हमको v को एक साइड लेके लाना पड़ेगा, x को एक साइड लाना पड़ेगा, तो इसको तिरतरा के साइड लाते आते हैं, तो ये बन गया dv by v log v इज इक्वल टू, और इसको तिरतरा के उस साइड लेके जाते हैं, तो ये बन गया dx और डिवाइड बाय x, और दोनों साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन हो तो आसान है, कर देंगे log x, लेकिन इसमें दिक्कत होगा ससुरा, क्योंकि यहाँ v आ रहा है, तो यहाँ क्या करते हैं log v को जो है सो पुट कर देते हैं t। जब ऐसा करेंगे बाबू लोग तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 by v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ बन गया मेरा 1 by v dv को हटा के 1 by v dv को हटा क्या लग सकता है dt, तो यहाँ dt हो गया, और log v को क्या पुट के t, तो यहाँ हो गया t इज इक्वल टू, ये क्या बन गया dx और डिवाइड बाय x, है ना। अब इसका आगे सॉल्व कीजिए, तो इसका आगे यही कर देते सॉल्व, है ना। तो dt by t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये बन गया मेरा log t इज इक्वल टू, ये बन गया log x। अब जब दोनों साइड log है बाबू, तो यहाँ भी जो कांस्टेंट लेंगे इससे log में लेंगे, तो ये बन जाएगा log c, है ना। अब ये देखिए log t, तो t के जगह पर क्या पुट होगा, तो t के जगह पर पुट होगा, देखिए क्या पुट के, t के जगह पर log v, तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू, अब देखिए log m प्लस log n, तो क्या होता है log mn, तो हो जाएगा log xc या cx जो कहिए, है ना। अब log से खत्म हो गया बाबू, तो यहाँ log v बचा, और v के जगह पर क्या पुट होगा, तो v के जगह पर पुट होगा, देखिए यहाँ v के जगह पर क्या पुट होगा, तो v के जगह पर क्या पुट होगा y by x, तो यहाँ v के जगह पर पुट कर देना है y by x, तो ये हो गया y by x इज इक्वल टू, यहाँ cx हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर, समझ में आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये सिर्फ कैलकुलेटिव था और इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, समझना क्या, पहचाना था, सबसे पहले पहचाना था कि कौन सा फॉर्मेट में ये बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तो बहुत तरीका है, वेरिएबल सेपरेशन है, आपका होमोजेनियस है ना, फिर आइडेंटिटी फैक्टर निकालते वो वाला है मेथड, हमको तो पहचानना होगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 dice are tossed, find whether the following 2 events A and B are independent, A इतना दिया और B इतना दिया, where x y denotes typical sample point, मतलब A और B बताना कि ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन B, अगर P A इनटू में P B के इक्वल आ गया तो इस केस में कहेंगे A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। देखते हैं निकाल के बाबू, तो सबसे पहले ए और बी निकालते हैं। ए में क्या बोला है, तो ए में बोला है बाबू लोग, ए में की बोल रहे हैं, तो ए में बोल रहे हैं मेरा कि आपका x प्लस वाई बराबर 11 के इक्वल होगा। 2 डाइस को करेंगे बाबू, थ्रो करेंगे तो 11 के इक्वल कब हो सकता है, जब 5 और 6 रहा, और आप 6 और 5 रहा, ये सब दोनों केस में 11 के इक्वल होगा।
बी क्या बोला बाबू, तो बी देखिए, हाँ बी क्या बोला, तो बी बोला है आपका कि आपका एक्स वाई फॉर्मेट का रहेगा, सिर्फ एक चीज नहीं रहेगा कि ये जो आपका एक्स जो है सब 5 के इक्वल नहीं रहेगा। अब देखो बाबू टोटल सैंपल स्पेस में सब चीज रहेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 ये सब रहेगा, 6 1 6 7 6 1 6 2 6 5 6 6 तक, सिर्फ 5 1 5 2 5 3 ये सब नहीं रहेगा। इसका मतलब यहां डाट नहीं लिख सकते बाबू, जो टोटल सैंपल स्पेस लिखते हैं यहां इसको लिख देते हैं नीचे, इसको इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां क्या लिख देते हैं बी में, तो लिख देते हैं बी में कि आप जो टोटल सैंपल स्पेस लिखेंगे ना, टोटल सैंपल स्पेस जो लिखेंगे, टोटल सैंपल स्पेस ओकरा में आप एक चीज घटा दीजिएगा। क्या घटा दीजिएगा, 5 नहीं रहना चाहिए बाबू, तो मतलब 5 1 नहीं रहना चाहिए, 5 2 नहीं रहना चाहिए, 5 3 नहीं रहना चाहिए, और इसी तरह करते करते 5 6 तक नहीं रहना चाहिए, है ना। ये चीज नहीं रहना चाहिए, बाकी सब रहेगा आपका, है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बाबू, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा बाबू, देखो यहाँ ये 5 तो रहेगा नहीं फर्स्ट में, तो यही रह सकता, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या होगा, सिर्फ 5 6 और 5, तो ये 6 और 5 मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, है ना। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ए निकालेंगे बाबू, ए का प्रोबेबिलिटी तो कितना होगा, टोटल ए प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, तो ए का प्रोबेबिलिटी देखिए होगा कितना, 2, कितना में से होगा बाबू, 36 में से। क्यों होगा 36 में से, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस तो 36 बनेगा, एक डाइस को 2 बार, यहाँ क्या बोल रहा है, 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं बाबू, तो 6 गुना 6 36 बनेगा, तो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 36, और उसमें से मेरा 2 ही आया, ए मेरा ए में जो है 2 ही एलिमेंट है। उसी तरह बी देखिए बाबू, पी बी में कितना एलिमेंट होगा, तो देखिए बी में कितना एलिमेंट है, पीबी क्या होगा, तो बी में एलिमेंट तो मेरा टोटल सैंपल स्पेस आएगा, मतलब 36 के 36 आएगा, सिर्फ सिवाय 1 से लेकर 6 तक नहीं आएगा, मतलब 30 एलिमेंट आएगा मेरा बी में, 30 आएगा बाबू कितना में से, 36 में से। अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे बचवा लो, तो ए इंटरसेक्शन बी आया कितना मेरा, ए इंटरसेक्शन बी के बी में कितना नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी में कितना नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 नंबर है, मतलब ये 36 में से सिर्फ ये एक बार आएगा, है ना, इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी निकल गया तीनों के। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो दोनों के गुना, मतलब पी ए इंटू में पी बी प्लस निकालिए, पी ए इंटू में पी बी, तो पी में क्या दिया, पी ए आया मेरा 2/36, ये हो गया 2/36, और पी बी क्या है, तो 30/36, तो 30/36 काटिए बाबू इसको, ये हो गया 6 5 का 30 और 6 का 36, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 3 का 36, गुना करेंगे बाबू, तो ये क्या होगा 5/3 6 का 18 और 3 3 का 9 और 1 2 से 108 आ गया, 3 6 का 18 होता है ना बाबू, ये आपका 0 और ये बन जाएगा आपका 8, है ना, 3 6 का 18 और 3 3 का 9 10 108। अब देखो बाबू पी ए इंटू में पी बी किए तो 5/108 आया, और पी ए इंटरसेक्शन बी किए तो 1/36 आया, मतलब क्या लिखना हल्का अंग्रेजी में यहाँ कि चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए और इंटू में पी बी, जब पी ए इंटू में पी बी के इक्वल नहीं है इंटरसेक्शन बी, इस केस में कहेंगे कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस हमसे यही चेक करने के लिए बोल रहा था कि आप हमको बताइए कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स तभी आ सकता बाबू जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू में पी बी, समझ में आया, तो यहां तो इक्वल आ नहीं रहा, तो जब नहीं आ रहा तो ए और बी मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ही नहीं, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू इतना दिया हुआ एंड हेंस f'(1), तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो बाबू यहाँ 1 + x इंटू में 1 + x² इंटू में है, तो लॉग ले लेते दोनों साइड, जब दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा log f(x), है ना, log f(x), और ये log m प्लस log m एन ऐसे इंटू में चलते जा रहा है, तो वो क्या होता है लॉग में अगर करेंगे इसको अलग अलग बाबू तो ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना बच्चा, लॉग एम, लॉग ले रहे हैं तो लॉग एम इंटू में एन रहा तो इसको नहीं ले सकते हैं लॉग एम प्लस का लॉग एन, तो वह चीज वह यहाँ लिखेंगे रे बच्चा लोग, तो लॉग एम प्लस का लॉग एन ऐसा लिख सकते हैं, तो लॉग एम के जगह पर क्या है 1 + का x, उसी तरह प्लस का लॉग एन, तो एन की जगह पर क्या है 1 + x²,
उसी तरह p में जाइए प्लस का log p में क्या 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स के पावर 4 और उसी तरह आपका जाएगा प्लस का log 1 प्लस एक्स के पावर 8, है ना, यहां तक जाएगा। अब देखिए log x का कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाय एफ एक्स और ये हो गया f डैश x। log x का क्या होता है 1 बाय x, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस का x और 1 प्लस x का क्या होगा 1 होगा, प्लस का log x का क्या होता है 1 बाय x, तो 1 प्लस का x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x ऊपर में, प्लस का 1 बाय x तो हो जाएगा 1 प्लस x के पावर 4 और इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये तो log x का किया, इसका करेंगे तो ये 0 और ये बन जाएगा 4x के पावर 3। उसी तरह इसका करेंगे बाबू लोग तो बनेगा 1 प्लस एक्स के पावर 8, 1 बाय 1 प्लस एक्स के पावर 8 और इसका करेंगे ये बन जाएगा 8x के पावर 7। अब देखिए यहां से fx उधर लेके जाएंगे तो f डैश x जो है बचवा लोग, f डैश x मेरा क्या हो गया, fx से मेरा ये लिखा हुआ है तो fx के आप लिख देते हैं ये 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स के पावर 4 और इंटू में 1 प्लस एक्स के पावर 8, यही आया मेरा एक्स स्क्वायर फिर है 4 के पावर 8, ये मेरा fx लिख दिए और ये लिखते हैं फिर ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस का 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 4x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के पावर 4 और फिर प्लस का 8x के पावर 7 और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के पावर 8। समझ में आया, तो मैंने निकल गया क्या चाहिए f डैश x, लेकिन हमसे उसके आगे भी पूछा है कि f डैश 1 निकालिए तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी 2 और ये भी 2, यहां पुट करेंगे बाबू तो 1/2 प्लस का 2/2 प्लस का 4/2 और प्लस का 8/2 हो जाएगा। अब यहां 2 काट के बुर्बक है, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा तो काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 बार लिख के तो आएगा 16 और यहां देखिए एलसीएम तो मेरा यहां 2 आना है तो 2 लिख दिए। अब कीजिए ऐड कीजिए तो 8 और 4 12, 12 और 3 15 हो गया तो यहां डायरेक्ट 15 कर देते हैं। इसको काटेंगे बाबू तो 2 × 16 और 15 ठीक कितना होता है 120 मेरा आ गया आंसर। समझ में आया, कितना आसान था सो क्वेश्चन, तो देख लीजिए। तो आज जो है बाबू कुछ क्वेश्चन हम लोग किए 2-3 नंबर वाला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, है ना, कुछ क्वेश्चन और रह गए तो और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिए और सबसे पहले देखने के पहले क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सॉल्व हो गए तो ठीक है वरना है ही हम, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।